एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। सनातन धर्म वाली फैमिलीज हमेशा जब भी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो उस बच्चे की कुंडली जरूर बनवाते हैं। ऐसे ही हिंदू फैमिलीज में जब भी कभी दो लोगों की शादी की जाती है तो उससे पहले कुंडली का मिलान किया जाता है। बट क्या कभी आपने सोचा कि कुंडली क्या चीज है और ऐसा क्यों है? लाइफ में कोई बंदा ज्यादा सक्सेसफुल है या कोई बंदा कम सक्सेसफुल है, कोई बंदा बहुत एफर्ट्स डालता है बट फिर भी उसको वो चीजें अचीव नहीं कर पाता जो कि दूसरा बंदा थोड़े से ही एफर्ट से अचीव कर सकता है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको उस राज के बारे में बताने जा रहा हूं आज। ये मेरा छोटा सा एफर्ट है टू पास ऑन दिस नॉलेज कि आप स्वयं अपनी कुंडली कैसे देख सकें। आज ये वीडियो देखने के बाद में एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज कुंडली देखने की हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चक्र आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 12 खानों में डिवाइडेड है। दिस इज हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 9, हाउस नंबर 10, हाउस नंबर 11 एंड हाउस नंबर 12। ये डिफरेंट हाउसेस हैं, ये आपकी लाइफ के एस्पेक्ट के डिफरेंट चीजों को प्रभाव करते हैं। अब आप पूछेंगे कि हर एक इंसान की कुंडली डिफरेंट क्यों होती है? तो कुंडली को आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये एक साइंटिफिक नॉलेज है जिसमें कि जब कभी भी बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है और वो इस दुनिया में अपनी पहली सांस लेता है तो उस पे डिफरेंट प्लैनेट्स का जो रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, राइट? वो अगर आकाश में जाके कोई एक पिक्चर ले आपके ऊपर तो जो डिफरेंट एंगल से रेज ऑफ लाइट आपके उस बच्चे के शरीर पे पड़ रही होती है, वो एक बर्थ चार्ट कहलाता है। ऐसे ही जो आपका पहला घर होता है, जहां पे लेट्स से मैंने अभी 1 लिखा हुआ है, वो हमेशा एसेंडेंट कहलाता है, या हिंदी में उसको लग्न भाव भी कहते हैं। लग्न क्या होता है? लग्न 12 प्रकार का होता है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो हॉरिजॉन पे जो भी राशि का हॉरिजॉन से ऊपर आ रही होती है वो डिसाइड करती है कि उस बच्चे का लग्न क्या होगा। ऐसे ही ये जितने भी हाउसेस हैं, अगर मैं फर्स्ट हाउस की बात करूं तो फर्स्ट हाउस हमेशा किसी भी बच्चे की
के रंग को, रूप को, उसके स्वभाव को, उसके आकार को, उसके चरित्र को दर्शाता है। और ये जो भाव है, ये जो स्थान है, ये केंद्र और त्रिकोण दोनों कहलाता है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे हाउस की बात करूं तो ये उस बच्चे के कुटुंब के बारे में बताएगा, उस बच्चे की वाणी कैसी होगी उसके बारे में बताएगा। ये जो घर है, ये जो स्थान है, ये लाभ भाव का भी स्थान है या धन भाव का स्थान भी कहलाता है। यह भी दर्शाएगा कि उस व्यक्ति का या उस जातक का बैंक बैलेंस कैसा होगा, उसकी एफडीज कितनी होंगी। ऐसे ही अगर मैं इस थर्ड हाउस की बात करूं तो ये जो थर्ड हाउस है, ये हमेशा आपके छोटे भाई बहनों को दर्शाता है, आपके साहस को दर्शाता है, आपके पराक्रम को दर्शाता है, और आप लाइफ में जो भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो उसको दर्शाता है। अगर मैं इस फोर्थ हाउस की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। ये भी एक केंद्र हाउस होता है और ये दर्शाता है आपकी मां को, मां के प्यार को, सुख को, सुविधा को। आपके पास प्रॉपर्टी कैसी होगी, इसी की जगह अगर मैं फिफ्थ हाउस में आता हूं तो ये फिफ्थ हाउस दर्शाता है आपकी शिक्षा को, आपके बच्चों को, बच्चों के विकास के बारे में बताता है, आपको कितनी नॉलेज है ये बताता है, आपके लव अफेयर के बारे में बताता है, आपकी एजुकेशन के बारे में बताता है। और ये भी एक त्रिकोण भाव होता है। इसी की जगह अगर मैं सिक्स्थ हाउस में आता हूं तो ये जो सिक्स्थ हाउस है, ये एक कर्ज स्थान होता है, ये लेन देन का स्थान होता है, ये रोग का भी स्थान होता है, ये शत्रुओं का भी स्थान होता है, ये दुर्घटनाओं का भी स्थान होता है, ये कंपटीशन का स्थान होता है। और इन सभी हाउसेस में जो भी प्लैनेट्स बैठे होते हैं या जो राशियां होती हैं, उस पर डिपेंडेंट होता है कि आपका हॉरोस्कोप कितना अच्छा है या कितना बुरा है, आपको लाइफ में कितनी प्रोग्रेस बननी है या कितनी नहीं मिलनी है। ऐसे ही अगर मैं सातवें घर पे आता हूं तो ये आपकी कोई भी पार्टनरशिप है उसके बारे में बताता है। ये आपके लाइफ पार्टनर के बारे में भी बताता है कि आपकी लाइफ पार्टनर कैसी होगी या कैसा होगा। ऐसे ही अगर मैं इस अष्टम भाव की बात करूं तो ये अष्टम भाव आपकी लाइफ में होने वाली गहरी खोज के बारे में बताता है। ये एक मृत्यु स्थान भी है। आपको लाइफ में कितनी बाधाएं मिलेंगी या क्या कष्ट मिलेंगे, ये उसके बारे में भी बताता है। या आप अगर किसी ऑकल्ट साइंसेस में बिलीव करते हो या उसमें कितना प्रोग्रेस करोगे, ये उसके बारे में भी बताता है। ऐसे ही अगर मैं इस नवे घर की बात करूं या नाइन्थ हाउस की बात करूं तो ये एक त्रिकोण भाव है। ये आपके भाग्य के बारे में बताता है, आपके फादर के बारे में बताता है, आपके रिलेशनशिप विद फादर के बारे में बताता है, आपके फॉरेन ट्रेवल के बारे में भी बताता है। ऐसे ही अगर मैं इस 10th हाउस की बात करूं तो ये बताता है कि आप लाइफ में किस तरह का काम करेंगे, आपका प्रोफेशन क्या होगा, आपको कितनी फेम मिलेगी लाइफ में, आपका कितना नाम बढ़ेगा इस दुनिया में, वो ये 10th हाउस बताता है। ये जो 11th हाउस है, ये लक्ष्मी स्थान है। जो भी पैसा इधर से आ रहा है वो कितना आपके बैंक में जमा रहेगा या कितना खर्च हो जाएगा, वो सब यहां से पता चल जाता है आपको। और ये जो 12th हाउस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। यह बताता है कि आप
लाइफ में ऐसा तो नहीं है आपको कोई जेल की यात्रा का योग बन रहा हो या व्यापार में घाटा लगने वाला हो। ये आपका लाइफ का व्यय स्थान है कि आप लाइफ में कितना खर्च करोगे, यह स्थान वो बतलाता है। साथ ही साथ यह स्थान ये भी बतलाता है कि आप विदेश में सेटल होंगे या नहीं होंगे। तो अब आपको ये सारी चीजें तो पता चल गई कि कुंडली में ये जो 12 स्थान हैं वो क्या दर्शाते हैं, राइट। लेकिन अब आपके मन में ये विचार आएगा कि हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पे 1 ना लिखा हो, यहाँ पे 2 लिखा हो, या यहाँ पे 4 लिखा हो, या यहाँ पे 7 लिखा हो फर्स्ट हाउस में। तो वो क्या दर्शाता है? देखिए, जो मैंने अभी बात की हाउसेस की, हाउसेस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे कुंडली में, चाहे वो किसी की भी कुंडली हो, और उन हाउसेस के जो सिग्निफिकेंस है वो हमेशा स्टैटिक रहेंगे, राइट। बट डिपेंडिंग ऑन जो नंबर आपके उस स्थान में लिखा है, लेट्स से आपके स्थान में लिखा है, फर्स्ट हाउस में लिखा है कोई और, लेट्स से अगर ये बात करूं कि आपके फर्स्ट हाउस में लिखा है 5, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका लग्न स्वामी जो है वो है सिंह, और सिंह लग्न का स्वामी क्या होता है? सूर्य। तो आपकी जो कुंडली है वो सूर्य से मेजरली प्रभावित होगी, आपका लग्न सूर्य से मेजरली प्रभावित होगा। ऐसे ही जो 12 स्थान हैं, ऐसे ही इन 12 स्थानों के लिए हमारे पास 12 राशियां बनाई गई हैं। पहली जो राशि होती है वो होती है मेष, और जो मेष राशि है उसका जो स्वामी है वो है मंगल। ऐसे ही जो दूसरी राशि होती है वो होती है वृषभ, और वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। ऐसे ही अगर मैं तीसरी राशि की बात करूं तो वो होती है मिथुन, और मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो होता है बुध। ऐसे ही अगर मैं चौथी राशि की बात करूं तो चौथी राशि होती है कर्क, और कर्क राशि का स्वामी हमेशा होता है चंद्र। ऐसे ही मैं 5th राशि की बात करूं तो उसका 5th राशि होती है सिंह, और उसका स्वामी होता है सूर्य। अगर मैं 6th राशि की बात करूं तो 6th राशि होती है कन्या, और कन्या राशि का स्वामी होता है फिर से बुध। अगर मैं 7वीं राशि की बात करूं तो 7वीं राशि होती है तुला, और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। अगर मैं 8वीं राशि की बात करूं तो 8वीं राशि होती है वृश्चिक, और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। अगर मैं 9वीं राशि की बात करूं तो 9वीं राशि होती है धनु, और धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। अगर मैं 10वीं राशि का बात करूं तो 10वीं राशि होती है मकर, और मकर राशि का स्वामी होता है शनि। अगर मैं 11वां राशि की बात करूं तो वो होती है कुंभ, और कुंभ राशि के फिर से स्वामी होते हैं शनिदेव। और मैं 12वीं राशि की बात करूं तो वो होती है मीन, और मीन राशि के भी स्वामी वापस से होते हैं बृहस्पति देव। आप ये देखेंगे कि हमारी कुंडली में चंद्र और सूर्य को छोड़ के बाकी सारे ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हैं। मंगल को 2 राशि मिली हैं, एक राशि हो गई मंगल की मेष और दूसरी हो गई वृश्चिक। ऐसे ही शुक्र को 2 राशियां मिली हैं, शुक्र की एक राशि हो गई वृषभ और दूसरी राशि हो गई तुला। ऐसे ही बुध देव को 2 राशि मिली हैं, बुध देव की एक राशि हो गई मिथुन और दूसरी राशि हो गई कन्या। चंद्रदेव को जैसे मैंने कहा एक राशि मिली है कर्क, और सूर्य देव को एक राशि मिली है सिंह। बाकी सारे ग्रहों को 2-2 राशि मिली है। शनि देव की 2 राशि हो गई, एक मकर और एक कुंभ, और बृहस्पति देव की 2 राशियां हो गई धनु और मीन। अब अगर मैं बात करूं कि
आपकी कुंडली में यहां पे 1 की जगह लेट्स से 5 लिखा है। अगर यहां पे 5 होगा तो यहां पे 6 होगा, ऐसे यहां पे 7 होगा, यहां पे 8 होगा, यहां पे 9 होगा, यहां पे 10 होगा, यहां पे 11 होगा, यहां पे 12 होगा, और यहां पे वापस से 1 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा, और यहां पे 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 5 था आपकी। हमेशा जो भी कुंडली देखी जाती है ना, कुंडली को हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम करते हैं। तो आप यहां से जाएंगे यहां पर देखने के लिए, यहां से जाएंगे यहां पे, यहां से जाएंगे यहां पे, यहां से जाएंगे यहां पे, यहां से आएंगे यहां पर, यहां से आएंगे यहां पर, यहां से यहां आएंगे, यहां से इस भाव में जाएंगे, 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 और यहां से इस भाव में जाएंगे। ठीक है। अब लग्न आपने समझ लिया, आपने 12 राशियों के बारे में जान लिया, उन 12 राशियों के स्वामियों के बारे में जान लिया। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह जानना कि लेट्स से अगर यहां पे आपका लग्न, तो लग्न का जो घर है वो ये है पहला घर, और यहां पे लिखा हुआ है 5, मतलब आपका जो लग्न स्वामी है वो हो गया सूर्यदेव। ठीक है। ऐसे ही अगर यहां पे 5 लिखा है तो यहां पे 6 होगा, और अगर यहां पे 6 लिखा है मतलब ये राशि हो गई कन्या, और इस राशि का स्वामी हो गया बुध। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन आपके डिफरेंट हाउसेज में, दैट इज फ्रॉम 1 to 12, कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कहां पे बैठा है और कितनी डिग्री का है, ये आपकी कुंडली को बताएगा कि भाई वो कुंडली कितनी अच्छी है या कितनी उतनी अच्छी नहीं है। अब जो नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिग्रीज। आप कुंडली में चलिए, आपने ये समझ लिया कि भाई आपके ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, आपने ये अच्छे से समझ लिया। आपने ये भी देख लिया कि कहीं वो इन 3 स्थान में तो नहीं है, इसमें, इसमें और इसमें, 6, 8, 12 में तो नहीं है, जो कि थोड़े से निगेटिव हाउसेस कहलाते हैं, या फिर उनका प्लेसमेंट त्रिकोण भाव में तो नहीं है, जो कि पॉजिटिव हाउसेस होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको यह पता चल जाएगा कि आपका कुंडली का प्रभाव कैसा है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपकी कुंडली में ग्रह तो बड़ा अच्छा बैठा है आपके त्रिकोण भाव में, लेकिन आपको उस ग्रह की दशा या महादशा में उतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो वो गवर्न करती हैं उस ग्रह की डिग्रीज। अगर किसी भी ग्रह की डिग्री होती है 0 से 6 के बीच में, 0 डिग्री to 6 डिग्री, तो वो कहलाता है बाल अवस्था, और ये हमेशा से आपको देगा सिर्फ 25% रिजल्ट लाइफ में, हमेशा याद रखिएगा। अगर ऐसे ही किसी ग्रह की डिग्री है 6 डिग्री से 12 डिग्री, तो वो कहलाती है युवा अवस्था, और युवा अवस्था आपको देगी हमेशा 50% रिजल्ट। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है बिटवीन 12 to 18 डिग्रीज, तो वो होती है पूर्ण युवा अवस्था, और ये अवस्था जो होती है और ये जो डिग्री होती है, ये हमेशा देती है 100% ऑफ द रिजल्ट। ऐसे ही 12 से 18 के बाद फिर नीचे गिरने लगती हैं चीजें। अगर 18 से 24 के बीच में हो डिग्रीज, तो वो हो जाती है प्रौढ़ अवस्था, और इस अवस्था में फिर से मिलते हैं 50% रिजल्ट्स। और ऐसे ही वापस से 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो वो हो जाती है वृद्ध अवस्था, और इसमें वापस से मिलते हैं 25% रिजल्ट्स। एक चीज यहां पे नोट करने की बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ग्रह की स्थिति है 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री, या फिर 29 डिग्री, 30 डिग्री, 1 डिग्री, तो इन डिग्रीज के अगर प्लैनेट है ना, तो आपको ना उनकी दशाएं और महादशाओं में 0% से 1% का ही रिजल्ट मिलता है। अब
आपको ये चीज समझ में आ गई, 12 भाव क्या होते हैं, 12 राशियां क्या होती हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक कि डिफरेंट प्लैनेट्स की डिग्रीज कैसी होती हैं और उन डिग्रीज के बेसिस में आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। अब ये जान लेते हैं, लेट्स से आपका लग्न लेट्स से यहां पे 5 है, दैट इज सिंह लग्न की कुंडली है, और उस सिंह लग्न की कुंडली में आपका यहां पे लेट्स से शुक्र बैठा है, या लेट्स से यहां पे शनि बैठा है, या फॉर दैट मैटर राहु या केतु बैठा है। तो ये बात हमेशा जान लीजिए कि जो हमारे ग्रह हैं उनमें से जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होती हैं वो हमेशा 2 फॉर्म्स में डिवाइडेड होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। चाइनीज में माने तो यिन एंड यांग, राइट। ऐसे ही हिंदू माइथोलॉजी के बारे में बताएं तो देवता और दानव। तो ऐसे ही हमारे जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं ये सारे भी 2 चीजों में डिवाइडेड है, या तो वो देव होंगे या तो वो दानव होंगे। तो देवतागण जो हैं वो हो गए आपके मंगल, चंद्रदेव, बृहस्पति, सूर्य। ऐसे ही अगर मैं दानव की बात करूं तो आपके हो गए शुक्राचार्य, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इसको दानव के नीचे लिख दिया तो इसका मतलब कि भाई ये हमेशा निगेटिव ही हो जाएंगे और आपको हमेशा बुरा फल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्लेसमेंट्स की बातें हैं, और जितना ज़्यादा आप डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कुंडली को उतना आपको इसके बारे में पता चलेगा। ये तो बस मैंने ये दर्शाने के लिए दिखाया है कि जो ये वाले ग्रह हैं और जो ये ग्रह हैं, इन दोनों के बीच में हमेशा शत्रुता रहती है। तो ये एक दूसरे के शत्रु हैं। तो अगर लेट्स से यहां पे लिखा है 5th राशि का स्वामी कौन है? आपका सूर्य। अब सूर्य में आके आपका शनि बैठ जाए जो कि सूर्य का ऑपोजिट है और जो उसका शत्रु है, तो वो आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही निगेटिव रिजल्ट देगा, हो सकता है कुछ और एस्पेक्ट्स की वजह से वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो, बट जितना अच्छा हो सकती थी चीजें, डिपेंडिंग ऑन अगर वहां पे कोई इसका सम ग्रह हो जाता, या तो मंगल होता या चंद्र होता या बृहस्पति होता या स्वयं सूर्य अपने इस लग्न में बैठा होता, तो ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देता। तो वो पॉजिटिविटी आपकी कुंडली की थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं बुध ग्रह की बात करूं, तो जो बुध ग्रह होता है वो आपका बृहस्पति और जो सूर्य ग्रह है उनसे रखता है मित्रता, और मंगल और चंद्र देव का वो होता है शत्रु। इनका हो गया शत्रु। और जितने भी दानव ग्रह हैं उनका वो हमेशा से मित्र रहता है। और इसके पीछे भी एक अलग अलग स्टोरीज हैं कि वो बुध ग्रह चंद्रदेव और मंगल देव का शत्रु क्यों है और बृहस्पति और सूर्य देव का मित्र क्यों है। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये जो ग्रह हैं ये देवगण के ग्रह हैं, ये जो ग्रह हैं ये दानव गण के ग्रह हैं। इन दोनों के बीच में शत्रुता रहती है, इन सब के बीच में आपस में मित्रता रहती है, इन सब के बीच में आपस में मित्रता रहती है। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह दानवों से सबके साथ मित्र है और देवताओं में से सूर्य और बृहस्पति के साथ मित्र है, बाकी मंगल और चंद्र के साथ शत्रु है। तो डिपेंडिंग ऑन आपके डिफरेंट घरों में जौन सी भी राशि है उसमें कौन सा ग्रह बैठा है, अगर
डिपेंडिंग ऑन, लेट्स से अगर मैं इस हाउस की बात करूं और इस हाउस का नंबर है लेट्स से 10, तो 10th राशि कौन सी हो गई? आपकी हो गई मकर। मकर का स्वामी कौन हो गया? शनि। ये आपका केंद्र भाव भी है, राइट। 10th हाउस के बारे में मैंने आपको बताया था कि 10th हाउस आपको बताता है टाइप ऑफ वर्क, आपका प्रोफेशन बताता है, आपका फेम बताता है, आप लाइफ में कितनी उन्नति करेंगे और आपका कितना नाम होगा, वो ये बताता है। तो यदि यहां पे आके शनि बैठ जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपको वो सारी चीजें अर्जित होंगी और काफी अच्छे से होंगी, बट उसमें डिले होगा। एक स्पेसिफिक एज आप जब प्राप्त कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको वो चीजें मिलनी आरंभ हो जाएंगी और बहुत अच्छे से मिलेंगी, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो शनिदेव है वो कितनी डिग्री के हैं, आपके शनिदेव किस नक्षत्र में हैं, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है अभी तक आपको जितनी चीजें मैंने समझाई हैं, आपको काफी अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है कुंडली सीखने के लिए, वो है दृष्टि का। अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं अगर मैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका, अगर मैं गुरुदेव की बात करूं या राहुदेव की बात करूं या मैं केतुदेव की बात करूं, तो इन तीनों ग्रहों की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। यदि मैं मंगलदेव की बात करूं तो मंगलदेव की भी 3 दृष्टियां होती हैं, लेकिन वो होती हैं 4, 7 और 8। ऐसे ही मैं अगर शनिदेव की बात करूं तो उनकी भी 3 दृष्टियां होती हैं और वो होती हैं 3, 7 और 10। अब दृष्टियां आप कैसे देखेंगे? लेट्स से आपके शनिदेव हैं, शनिदेव आपके 6th हाउस में बैठे हैं, यहां पे लेट्स से मैंने लिख दिया शनि। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। अपने से वो तीसरा घर देखो, 1, 2, 3, एक दृष्टि यहां आ गई, 4, 5, 6, 7, बिल्कुल ऑपोजिट जो घर होगा वो 7वां घर हो जाएगा, 8, 9, 10। तो इन 3 स्थानों में शनिदेव का प्रभाव काफी प्रबल रहेगा आपकी कुंडली में। ऐसे ही मैं अगर मंगलदेव की बात करूं, अगर मंगलदेव आपके यहां पे बैठे हैं, मंगलदेव की 3 दृष्टियां मैंने क्या बताई, 4, 7 और 8। यहां से एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, पहला स्थान ये आ गया, 5, 6, 7, बिल्कुल डायगनली अपोजिट हाउस जो है वो हाउस और उसके बगल वाला हाउस। तो इन 3 स्थानों में मंगलदेव की काफी दृष्टि का जो प्रभाव है वो आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको अभी तक काफ़ी चीज़ों का ज्ञान हो गया होगा कुंडली देखने के लिए। एक बार आप अपनी कुंडली खोलिएगा, ये चक्र बनाइएगा, उसमें डिफरेंट प्लैनेट्स को बैठाइएगा और फिर इस आकलन के हिसाब से इस चीट शीट को इस्तेमाल करके देखिएगा कि आपको किस तरह के प्रभाव मिल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि क्या मुझे इसके बारे में और डिटेल्ड वीडियोस बनाने चाहिए। मैं और वीडियोस बनाऊंगा और मेरे को और उत्साह मिलेगा, मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा। धन्यवाद।